वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडी फॉर द क्लास 4। जहाँ पे आपको बुक का टाइटल पेज नज़र आ रहा है जो कि है फ़रत मंसूब की बुक नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। और ये हम जो एडिशन पढ़ रहे हैं इस बुक का, दैट एडिशन इज़ दी सेकेंड एडिशन। ठीक है जी, ये जहन में रहे कि हम सेकेंड एडिशन को कवर कर रहे हैं। फ़रत मंसूब की बुक है नो योर वर्ल्ड। अब तक हमने इस बुक के जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसके अंदर हमने सिटीज़नशिप जो पहला यूनिट है हमने उसके 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। कौन से? द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीज़न एंड द ह्यूमन राइट्स। आज जो है इसका हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे एंड थर्ड टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया है। थर्ड टॉपिक इज़ गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स। ठीक है जी, हम इस टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स के अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं इसके अंदर वो हमने 9 ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना है। कौन कौन सी चीज़ें हम इस में अंडरस्टैंड करेंगे? पहले हम सीखेंगे डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइवर्स ग्रुप विद इन अ सोसाइटी। ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने जो ह्यूमन राइट्स पढ़े थे तो हमने ह्यूमन राइट्स के, अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने ह्यूमन राइट्स के जो है ना फंडामेंटल्स पढ़े थे कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के फंडामेंटल्स होते हैं। यहाँ पे हम जो है वो डाइवर्स ग्रुप के की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हाउ रिलेट करेंगे हाउ डाइवर्सिटी एड सोसाइटी टू प्रॉस्पर, मतलब कि डाइवर्सिटी सोसाइटी को किस तरीके से बेहतर बनाती है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द टर्म टॉलरेंस। और इससे पहले जो हमने डाइवर्सिटी है, इन दोनों की ये जो है ना हमने डेफिनेशंस गो थ्रू करनी है। एक डाइवर्सिटी की डेफिनेशन गो थ्रू करेंगे, एक हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन गो थ्रू करेंगे, दूसरी हम टॉलरेंस को भी सीखेंगे कि टॉलरेंस क्या होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन हार्मोनी विद ईच अदर बाय एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस सोसाइटी सोशल एंड कल्चरल। ठीक है जी, जो डिफरेंस सोशल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उसको हम जानेंगे कि उसकी जो है किस तरीके से ये असरअंदाज हो रही होती है एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। उसके बाद डिफ़ाइन करेंगे द टर्म पीस एंड कन्फ्लिक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ गई है, पीस एंड द कन्फ्लिक्ट। ये जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं हाईलाइट कर रही हूँ, इनके जो है ना एमसीक्यूज़ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो डिफ़ाइंड टर्म्स हैं वो आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकती हैं, मैचिंग में भी आ सकती हैं, और समटाइम्स जो है वो अनस्क्रैम्बल्ड फॉर्म में भी आ जाती हैं। इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। अच्छा जी, जो सेवेंथ हमारा जो टारगेट होगा इस चैप्टर में वो होगा एक्सप्लेन दैट एटीट्यूड्स अफेक्ट एंड क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स एंड पीस। ठीक है जी, जो इंसानों का जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है वो अफेक्ट करता है और उससे कन्फ्लिक्ट्स एंड पीस क्रिएट करने के अंदर ये एटीट्यूड आपका बहुत, मतलब अगर अच्छा आपका एटीट्यूड है तो आप हारमोनी और पीस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपका एटीट्यूड बहुत हार्श है तो आपके उस एटीट्यूड की वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी राइजेस हो सकते हैं। इसको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद है 8 हमारे पास है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिस्कशंस। अच्छा जी, आप बातचीत के ज़रिए और गुफ्तु शुनूद के ज़रिए आप किस तरीके से जो है ना कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सेवन्थ हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है उसके बाद है रिकॉग्नाइज द कॉजेज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं एट द पर्सनल लेवल एंड द पेयर लेवल। दोनों लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी और पेयर लेवल पे भी जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपकी जो नारज़ामंदियाँ हैं आपकी उसके ऊपर, और हाउस होल्ड घर के मामलात में एंड द नेबरहुड लेवल। ठीक है जी, ये मेरे ख़्याल से जो लास्ट है ना ये वाला टॉपिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और अभी तक मैंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, गो थ्रू नहीं किया है, लेकिन ये मुझे जो लास्ट टॉपिक है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है। लेट्स एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों के साथ हम इसको पढ़ते हैं, कवर करते हैं। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, वो समझाने की कोशिश की जा रही है डाइवर्सिटी को। ठीक है जी, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? सबसे पहले हम सीखेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। देखिए जी, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर दो ट्विंस, अगर किसी घर में ट्विंस हैं तो जो ट्विंस होते हैं वो उनमें भी डिफरेंस होता है, उनकी आदत में भी डिफरेंस होता है, उनकी नेचर में भी डिफरेंस होता है। हो सकता है कि कोई जो दो ट्विंस हैं उसमें एक बच्चा जो है वो बहुत पढ़ने वाला और दूसरा जो है वो खेलने का शौकीन हो। तो मतलब इंसान की जो फितरत है उसके अंदर
उसके अंदर जो है वो सिमिलरिटी नहीं है। आपको एक फैमिली के अंदर आपको शरारती जो है नेचर का इंसान भी मिलेगा, शरीफ नेचर का भी मिलेगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। नो टू पीपल आर अलाइक, कोई भी एक जो है ना, दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। दे हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। आदतों के अलावा उनकी जो दिखने की जो शक्लों की जो फीचर्स होती हैं वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं। उनका जो कद होता है, उनका जो वज़न होता है, उनकी जो स्किन है एंड द हेयर कलर, और उनकी एजेस में भी फ़र्क होता है। अगर एजेस में ना भी फ़र्क हो, मैंने आपको ट्विंस की एग्जांपल दे दी, द बेस्ट एग्जांपल है ट्विंस की, कि उनकी भले वो एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जो रहने सहने की, उठने बैठने की चीज़ों के अंदर बहुत फ़र्क होता है। ठीक है जी, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, हर कोई मुख्तलिफ है एक दूसरे से। नो टू पीपल आर अलाइक, दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। दे हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर, हाइट, वेट, स्किन एंड हेयर कलर, एज एक्सेट्रा। ऑन अ लार्ज स्केल, अगर हम बड़े स्केल पे बात करें, इसी पॉइंट को लेकर अगर हम थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें, दे में बिलोंग्स टू डिफरेंट रेसेस, वो डिफरेंट जो है वो रेस से बिलोंग करते हैं, स्पीक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है जी, हर इंसान की जो है वो कास्ट अलग होती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, वी ऑल आर पाकिस्तानी, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर आपको सिंधी भी मिलेंगे, बलोची भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे, पंजाबी में भी मिलेंगे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के आपको लोग मिलेंगे, डिफरेंट रेसेस के मिलेंगे। उनकी ज़बानें मुख्तलिफ होंगी, वो जिस तरीके के कपड़े पहनेंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका फूड अलग होगा, और फॉलो द डिफरेंट रिलीजन, और हैव द स्पेशल नीड्स, और मे हैव द स्पेशल नीड्स। जाहिर सी बात है कि जो जिस इलाके का होता है उसका खाना पीना, उसकी ड्रेसिंग, और उसकी जो है कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दीज आर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाइवर्स सोसाइटी। तो यहाँ पे आ जाती है बात कि जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव था ना कि की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये जो होती हैं की करेक्टरिस्टिक्स हैं डाइवर्स ग्रुप के, डाइवर्स सोसाइटी के क्या आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ जाते हैं हमारे की करेक्टरिस्टिक्स। दीज आर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाइवर्स सोसाइटी। जो डाइवर्स सोसाइटी है उसके की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, बट दीज डिफरेंसेस डू नॉट मेक एन इंडिविजुअल बेटर और वर्स दैन समवन एल्स। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये किसी को डू नॉट मेक एनी इंडिविजुअल बेटर और द वर्स, यानी कि ये किसी इंसान को ख़राब या अच्छा नहीं बना रहे होते, बट ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं हम। इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल हैव द डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग थिंग्स अराउंड दैम। अच्छा जी, लोगों का जो जाविया होता है देखने का वो मुख्तलिफ होता है। जैसे एक कॉमन सी एग्जांपल है, आप सब लोगों ने सुनी होगी कि एक ग्लास के अंदर एक पानी अगर हम आधा फिल कर दें, तो कोई कहेगा कि ये जो है ना आधा ग्लास इसके अंदर पानी है, कोई कहेगा कि इसके अंदर आधा ग्लास खाली है ये। तो हर इंसान का पर्सपेक्टिव जो होता है वो डिफरेंट होता है ऑफ सीइंग द थिंग्स अराउंड। वो अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें देख रहा होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ओपिनियन जो होता है वो डिफरेंट होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको जी हाईलाइट कर लें आप अपनी बुक के अंदर भी, इस कॉल्ड अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि हर इंसान का जो अपनी सराउंडिंग में देखने का जाविया है, जो नज़रिया है, वो कहलाता है पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। बाय एक्सेप्टिंग पीपल फ्रॉम अदर कल्चर एंड डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इन आर सोसाइटी। ठीक है जी, हमारा काम है कि हम एक्सेप्ट करें दूसरे कल्चर को, उनके डिफरेंसेस को, उनके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को अपनी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये हमारा राइट है कि हम जैसे अगर हम क्लास में बात करें, मैं अगर टीचर हूँ, आप अगर स्टूडेंट हैं, तो अगर क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जो कि दूसरे कंट्री से आ जाता है या दूसरे प्रोवेंस से आ जाता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस के कल्चर को एक्सेप्ट करें और उसकी ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट दें। ये हमारा बीइंग अ सोसाइटी एक हमारी ड्यूटी आ जाती है। वी कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन रिड्यूसिंग बियास टूवर्ड्स अदर्स। हम किसी को जो है ना बियास नहीं कर सकते, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन दीज बेसिस, और उनके कल्चर की बेसिस पे, उनके ट्रेडिशन के बेसिस पे। सपोज़ अगर हमारी क्लास के अंदर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा आ जाए, तो बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये राइट नहीं है कि आप उसको कुछ भी कहें। वो अपनी ट्रेडिशन और अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स को फॉलो अप करेगा।
अच्छा जी, या ऐसा भी देखने में आया है कि जो बच्चे जो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं उनके उनके ज़्यादातर जो लंच होते हैं, जो जो वो ब्रेकफास्ट में जो ब्रेकफास्ट कह रही हूँ सॉरी, जो वो अपने लंच टाइम के अंदर जो लंच बॉक्स लेकर आते हैं उसके अंदर वो डिफरेंट लेकर आते हैं कम्युनिटी के बच्चे जो होते हैं। तो हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये आप क्या चीज़ लंच में लाएं, या आप आपका ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें उस बंदे को रिस्पेक्ट देनी है। इन अ डाइवर्स सोसाइटी, जो डाइवर्स सोसाइटी होती है, पीपल हैव डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड द कैपेबिलिटीज़। अच्छा जी, डाइवर्स सोसाइटी का एक एक फ़ायदा ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आपको डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं। दिस एड्स टू द रिचनेस ऑफ द सोसाइटी। इससे जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो है ना एक निखार आता है, एक एक कलर आता है। ठीक है जी, हमें डिफरेंट टैलेंट और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के चीज़ें जो है ना वो शेयर हो रही होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जब हमारे पास मिक्स्ड कम्युनिटी के और डाइवर्स सोसाइटी के लोग होते हैं। न्यू आइडियाज़ गिव राइजेस टू न्यू बिजनेसेस, जिसकी वजह से नए बिजनेसेस जो होते हैं ओपन होते हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं विद विच हेल्प द सोसाइटी टू प्रॉस्पर। अच्छा जी, ये हमारा एक एक फ़ायदा आ जाता है कि इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी होती है ना वो क्या हो जाती है, प्रॉस्पर हो जाती है। यह अगर आप देखो ना तो ये हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था जिसके अंदर कहा गया था कि हाउ रिलेट हाउ डाइवर्सिटी एड्स सोसाइटी टू प्रॉस्पर। तो डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी को किस तरीके से एड कर रही है, तो हमारी सोसाइटी को डाइवर्सिटी जो है ना वो इस तरीके से एड कर रही है। ये हमारा पॉइंट 3 आ गया है। और ये जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये हमारा की करेक्टरिस्टिक्स वाला जो ऊपर वाला पैराग्राफ गुजरा है वो पॉइंट 2 था। अच्छा जी, मूव करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे अच्छा ये इस पिक्चर को देख लेते हैं। एवरी वन इज़ अलाइक बट ऑल्सो डिफरेंट। हर हर कोई जो है वो एक जैसा है, बट उसका जो है नज़रिया और उसका जाविया जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे दो बच्चे दिखाएं हैं, वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना हैंड प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के साइड पर। जो हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 4 था, डिफाइन द टर्म टॉलरेंस। अब हम टर्म टॉलरेंस को डिफाइन करेंगे कि टॉलरेंस होती क्या है। अच्छा जी, टॉलरेंस को भी स्टडी कर लेते हैं। वी ऑफन सी पीपल अराउंड अस आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। हमने देखा है कि लोग एक दूसरे से बहसों मुबाहिसा कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कोई कोई इंसान कितना ही इनोसेंट क्यों ना हो, उसको भी कहीं ना कहीं आर्ग्यू ज़रूर हो रहा होता है विद ईच अदर और विद ईच अदर ऑन डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यानी कि क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, क्यों फाइटिंग हो रही है, कि उनका ओपिनियन जो नज़रिया है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अब आ जाती है टॉलरेंस की डेफिनेशन। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस इज डीलिंग फेयरली विद द पीपल हुज ओपिनियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। टॉलरेंस क्या होता है? डील करेंगे फेयरली विद पीपल हुज ओपिनियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अगर आपका किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं है, सपोज़ करें, एक छोटी सी एग्जांपल है, आप चाहते हैं कि टीचर नहीं पढ़ाएं और टीचर चाहती हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। अब दोनों साइड पे जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है। टीचर चाह रही हैं कि मैं पढ़ाऊं, बच्चे चाह रहे हैं कि हमें आज नहीं पढ़ना। लेकिन क्या है, टॉलरेट करना है। किसको टॉलरेट करना है? टीचर कहेंगी कि चलें जी ऐसा करते हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते लेकिन थोड़ा सा तो हम हमें स्टडी कर लेनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में रहकर टीचर भी टॉलरेट कर रही है कि टीचर ने जो प्लानिंग की हुई थी कि मैं बहुत सारा पढ़ाऊँगी तो वो रिड्यूस करके थोड़ा कम पढ़ाएंगी। और बच्चों ने टॉलरेट करना है कि वो जो बिल्कुल ना पढ़ने वाले मूड में थे उन्होंने एग्री करके उस चीज़ को कवर करना है। तो यहाँ पे जो है ना आपने डील करना है फेयरली, और इसमें थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करनी है चीज़ों को, अपने ओपिनियन को। हमेशा जो हम सोच रहे होते हैं वो 100% फुलफ़िल नहीं हो रहा होता ज़िंदगी में। हम चाहें कि आज हम सारा दिन यही ऐसे करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी टॉलरेंस की डेफिनेशन तो हो गई कंप्लीट। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन कम होम एंड रश टू प्ले विद योर फेवरेट टॉय। आप घर आएँ और आप चाहते हैं कि आप अपने फेवरेट टॉय से खेलें। योर ब्रदर वांट्स टू डू द सेम। और आपका भाई भी ऐसे ही करना चाहता है कि वो भी चाहता है कि वो भी टॉय से खेले। व्हेन यू नोटिस दैट, जब आपने देखा कि आपका भाई का भी दिल है और आपका भी दिल है, यू गेट अपसेट, आप अपसेट हो गए एंड स्टार्ट अ फाइट। और आपने क्या कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। योर पेरेंट्स कम फॉरवर्ड एंड सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज़। और अब आपके पेरेंट्स आके क्या कह रहे हैं? अब आपके पेरेंट्स आके कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें?
वन ऑफ यू गेट टू प्ले विद इट एन आवर, कि 1 घंटा जो है एक प्ले करे, एंड देन द अदर विल गेट देयर टर्न, और उसके बाद क्या होगा, दूसरे की टर्न जो है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। तो ये भी एक तरीके का वे है कि अगर आपको चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, बट मैंने टीचर की जो एग्जाम्पल दी थी कि टीचर और स्टूडेंट ने दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि भाई ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं, और बच्चे जो ना पढ़ने के मूड में थे उन्होंने थोड़ा पढ़ना है। इसी तरीके से अगर घर में कोई भी सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे फेवरेट टॉय की दी हुई है, अगर फेवरेट टॉय ना हो, इसके अलावा कोई भी XYZ एग्जाम्पल हो सकती है, तो आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन निकाल लेनी है और टॉलरेट करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास पैराग्राफ आता है, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इन स्कूल। अच्छा जी, इसको देखते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एट स्कूल, एट होम और इन योर नेबरहुड। आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है, स्कूल में भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आ जाती है, घर में बहन भाइयों से आ जाती है, नेबरहुड से आ जाती है, और बहुत सारे बच्चे तो अपने पेरेंट्स से भी आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। तो इस तरीके से बच्चों ने नहीं करना होता, बच्चों ने जो है वो कन्फ्लिक्ट्स को और आर्ग्यूमेंट्स को कम करना होता है बाय शोइंग टॉलरेंस टू वन अनदर। एक दूसरे की बातों को, चीज़ों को बर्दाश्त करनी है। वी कैन से अवॉइड सच सिचुएशंस, हमें इन सिचुएशंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। व्हेन वी एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, जब हम एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले के ओपिनियन को, तो क्या होता है, व्हेन वी एक्सेप्ट अदर ओपिनियन वी नेचुरली गेन दियर रिस्पेक्ट, और हमें क्या होती है, जवाब में रिस्पेक्ट मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, लॉयल्टी मिलती है। इन अ पीसफुल सोसाइटी पीपल आर एबल टू ग्रो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी का मतलब ही यही होता है कि आप एक नहीं हैं, यू आर नॉट सिंगल अलोन, आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो लिंक हुए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ, ये आप हैं, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी के साथ आप सोशली जो है बहुत बहुत डीपली इन रिलेशन में है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, फिर आपके कुछ दूर दूर के आ जाते हैं, जैसे आपके स्कूल मेट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबरहुड हो गए, आपके कज़न्स हो गए। लेकिन ये सब चीज़ें मिलके क्या बन रही हैं, आपकी सोसाइटी बना रही हैं। अब अगर आप इस सोसाइटी के अंदर एक पीसफुल रिलेशनशिप रखेंगे अपने बहन भाइयों से, अपने स्कूल मेट से, अपने कज़न से, अपने नेबरहुड से, अपने फ्रेंड से, तो क्या होगा कि जो सोसाइटी होगी वो कलेक्टिवली ग्रो करेगी, और वो इंडिविजुअली उसके अंदर हर फर्द का एक रोल होगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ आप ही का रोल होगा, आपके कज़न का भी रोल होगा, आपके दोस्तों का भी रोल होगा, आपके पेरेंट्स का भी रोल होगा, आपके बहन भाइयों का भी रोल होगा। यानी कि आपने भी स्टेप लेना है, और आपके साथ जितने भी लोग लिंक्ड हुए हैं उन्होंने भी जो है ना इस सोसाइटी को बेहतर बनाना है। अब हम आ जाते हैं, टॉलरेंस हमने पढ़ ली है बहुत डिटेल में, अब हम आ जाते हैं कन्फ्लिक्ट्स की तरफ। अच्छा जी, कन्फ्लिक्ट्स, पीस एंड कन्फ्लिक्ट। अब हम पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव, जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ये उसका जो है हमारा 6 पॉइंट है। और अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन अ हारमोनी, तो अभी ये जो हमारा ऊपर गुजरा है कि किस तरीके से सोसाइटी में लिंक्ड होता है, ये हमारा जो था वो पॉइंट 5 था। अब हम आ जाते हैं कन्फ्लिक्ट्स की तरफ, कन्फ्लिक्ट्स वर्सेस पीस। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, पीस, अमन, इन दोनों को रिलेट करके करें, इन दोनों में क्या फ़र्क है। कन्फ्लिक्ट इज़ अ सिचुएशन दैट अराइजेज व्हेन ए पीपल डिसएग्री। कन्फ्लिक्ट कब होता है कि जब आप किसी चीज़ पे मुत्तफिक ना हो, एग्री ना हो, आप कहें कि नहीं, जिसमें ना वाली सिचुएशन हो कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करना। इन सच अ केस, ऐसे केस में क्या होता है, वी कैन ईदर रिफ्यूज़, हम मना कर रहे होते हैं, टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि, जैसे अगर आपकी मम्मा ने बोला है कि बेटा आप पढ़ाई करने बैठ जाएं, या आप ऐसा करें कि अब जो है वो वीडियो गेम को बंद कर दें, वो मम्मा का ओपिनियन है, और आपका ओपिनियन क्या है, नहीं मम्मा मैंने थोड़ी देर और खेलना है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि आप कन्फ्लिक्ट अराइज कर रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे। ठीक है, आपको वहाँ पे एग्री करना है आपकी मदर की स्टेटमेंट से, आपको कहना है कि हाँ मैं जो हूँ इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, इन सच अ केस वी कैन ईदर रिफ्यूज़ टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर ओपिनियन बाय एंग्री,
हमें गुस्सा आ जाता है और स्टार्ट टू फाइट, और कभी कभार हम लड़ना शुरू कर देते हैं। और वी कैन ट्राई टू काम डाउन एंड टॉक अबाउट इट। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम बजाय लड़ाई झगड़े करने के हम उस पर ठंडे मिजाज से हम बातचीत करें। सच पीसफुल अटैम्प्ट्स कैन हेल्प इन रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़। आप अपनी ममा से उस टाइम पे प्यार से कह सकते हैं, ममा जस्ट 2 मिनट्स मैं अब इसको क्लोज़ करने वाला हूँ, बस ये मेरा गेम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं इसको स्विच ऑफ कर दूँगा। तो आप ममा से कह सकते हैं, बजाय कि आप रूड एटीट्यूड में या मुंह बनाकर बोलें कि क्या है ममा, आप तो मुझे यूज़ ही नहीं करने देती, मैंने अभी यूज़ किया। आर्ग्यू नहीं करना, उस वक्त आपने क्या करना है, पीसफुली और आपने बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन निकालनी है, विच इन टर्न बेनिफिट विद कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। इस तरीके से क्या होगा कि आपके सामने वाली जो आपकी मदर हैं वो भी एग्री हो जाएंगी और आप भी एग्री हो जाएंगे। तो कन्फ्लिक्ट नहीं बनाना बल्कि पीसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। इसको आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लासमेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, कज़न्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने कहीं भी जिस इंसान के साथ भी, जैसे सोसाइटी में आप अकेले तो नहीं घूम रहे ना। जैसे अगर आप पानी पीने गए, सपोज़ आप पानी पीने गए, आप कूलर पे खड़े वाटर बॉटल फिल कर रहे हैं अपनी, वहाँ पे आपको कोई सिनेरियो दिख रहा है तो आप एग्री की सिचुएशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी आप पहले भर लें, मैं थोड़ी देर बाद भर लूँगा। बजाय लड़ाई झगड़े करने के कि पहले मैं आया था मैंने ही बॉटल को फिल करना है। इससे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कन्फ्लिक्ट कॉजेज़ अनहैप्पीनेस। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन उससे ना खुशगवारी की सिचुएशन आती है, एंड व्हेन पीपल लूज टेम्पर, और जब लोग गुस्से की सिचुएशन में आ जाते हैं, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू टेक एनी वाइज डिसीजन। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जब आप गुस्से की हालत में होते हैं तो आप सही फ़ैसला नहीं कर पाते, आपका दिमाग जो है ना वो सही बेहतर फ़ैसला लेने लेने के लिए एग्री नहीं होता उस वक्त। पीसफुली नॉट ओनली कीप अस हैप्पी, जो हम पीसफुल होते हैं तो हम खुश होते हैं, एंड लीड अस टू प्रोग्रेस, और हम अच्छी पॉजिटिव बात कर सकते हैं, पॉजिटिव फैसला कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू मेंटेन पीस एंड अवॉइड कन्फ्लिक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें जी पीस को प्रमोट करना है और कन्फ्लिक्ट को क्या करना है, गुड बाय कहना है। कन्फ्लिक्ट को हमें फॉलो नहीं करना, कन्फ्लिक्ट को हमें जो है वो फॉलो नहीं करना in our daily life, because it all members of a society, if all members of a society lived in a peace, अगर सारे लोग अमन से रहेंगे, the society will डेवलप एंड प्रॉस्पर। तो आपकी जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी और तरक्की करेगी। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा जो है वो पिक्चर दिखाई गई है पीस डे की। पीस नॉट वॉर, आपने पीस क्रिएट करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बेटर टुगेदर, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, ये तीनों बच्चों ने बहुत प्यारे से पोस्टर्स लिए हुए हैं, और आपको भी इस पीस को हर डे, आपका डे जो होना चाहिए वो एवरी डे इज़ अ पीस डे। ठीक है जी, कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है और पीस। अच्छा जी, एक हमारा डू यू नो का रह गया है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, मीन्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट फेयरली, बहुत अच्छे से उसको डील करना है, टू बेनिफिट ऑल द कंसर्न। यानी कि दोनों पार्टीज़ में आपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए, कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए आपने अपना सेल्फिश होकर अपना फ़ायदा नहीं देखना, बल्कि आपने सामने वाली पार्टी का भी देखना है। यानी 50-50 वाली जो है ना सिचुएशन होनी चाहिए कि आधा आपका फ़ायदा हो तो आधा आपका। जो मैंने स्टार्ट में आपको टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि इस सिचुएशन के अंदर जो है ना आपने आपके टीचर ने आपकी बात भी मानी और आपने टीचर की भी बात माननी है। सेम अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपने अपनी मम्मा की बात भी माननी है कि मम्मा कह रही है पढ़ाई करनी है, तो आपने थोड़ा सा टाइम ले लेना है कि जी मैं ये स्टेज कंप्लीट करके गेम की मैं जो है अपना टैब बंद करने वाला हूँ। लेकिन आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बहुत पीसली कामली आपने बातचीत करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको कहते हैं जी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हो सकता है कि ये भी आपका कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसे आ सकता है एमसीक्यू में कि डैश मीन्स कि इसको आपको डैश दे दिया जाएगा। डैश मीन्स रिजॉल्विंग अ कन्फ्लिक्ट फेयरली टू द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न। तो आपने उसके अंदर क्या लिख देना है, आपने लिख देना है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा जी ये हमने 6 पॉइंट कवर कर लिया था। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम 7th, वेज टू मेंटेन पीस एंड अवॉइड कन्फ्लिक्ट। कौन से वो तरीके हैं
बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे ये। वेज टू मेंटेन द पीस एंड अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, वो कौन से तरीके हैं जिससे पीस को हम मेंटेन कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं और कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। वो तरीके जिससे अमन कायम हो सकता है और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एटीट्यूड हो, हमारा जो रवैया हो वो सही हो। किस तरफ सही हो? लोगों की तरफ सही हो। वी कैन अवॉइड कन्फ्लिक्ट इफ़ वी रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर डेली लाइफ। अच्छा जी, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। कौन कौन से पॉइंट्स है? पहला पॉइंट है बी केयरिंग टूवर्ड्स अदर, आपने लोगों का ख्याल रखना है, केयर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर, आपने लोगों को इज्जत देनी है। ठीक है जी, इससे क्या होगा? अमन कायम होगा। अप्रिशिएट्स अदर गुड वर्क, आप देखें अगर कोई अच्छा काम होते तो आपने उसकी क्या करनी है? तारीफ़ करनी है। अप्रिशिएट्स अदर गुड वर्क, ये ज़रूर आप क्या करें, आप के घर में, आपकी फैमिली में, कहीं पे भी, स्कूल में, कहीं भी आप अच्छी चीज़ होते देखें तो डू अप्रिशिएट इट। आप सिंपली कुछ नहीं तो कीप इट अप, गुड वर्क, दैट्स वेरी नाइस, ये स्टेटमेंट्स तो आप बोल ही सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड, आपका कोलीग, आपकी, अगर आप टीचर की तारीफ़ करते हैं, आप अगर अपनी ममा की तारीफ़ करती हैं कि ममा आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, वेरी नाइस, वेरी यमी, तो आपकी ममा जो हैं वो और अच्छा खाना बना के खिलाएंगी और खुश होंगी और आपकी सराउंडिंग में जो है ना एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। सेम एज़ फॉर द टीचर, बटरिंग नहीं करनी, लेकिन सही जेन्युइन आपने जो है ना वो अप्रिसिएशन ज़रूर देनी है। उसके बाद आ जाता है डीलिंग विद एवरीवन, आप जो डील करें, डील विद एवरीवन विद फेयरनेस एंड द जस्टिस। तो ये तो पॉइंट वो है जो हमारा इस्लाम भी हमें बताता है कि हमें फेयरली और जस्टली जो है ना, इंसाफ के साथ जो है ना वो लोगों के साथ डील करना है। और ये डीलिंग जो होती है ये फेयरली ज़रूर होनी चाहिए। और टीचर्स ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बच्चों की मार्किंग हो रही है या बच्चों की कोई भी अगर आप जजमेंट कर रही हैं तो उसमें फेयरली और जस्टिस के साथ जो है वो उनको रिमार्क दें। एक्सेप्ट सजेशंस फ्रॉम अदर्स, अच्छा जी, लोगों से राय ज़रूर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को कह रही होती हूँ कि मुझे सजेशंस दें, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो डू आस्क मी, क्वेश्चंस भी करें, सजेशंस भी दें। और सजेशंस जो होती हैं वो पॉजिटिव वे में देना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में दें। ठीक है जी, सजेशन देने का भी एक अपना जो है वो क्राइटेरिया होता है कि आप किसी को अगर कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं। बी रेडी टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, आपके सराउंडिंग में जो जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं ना, तो उसको डील करने के लिए आप किसी नताइज की तरफ आएँ कि सोल्यूशन क्या है, ना कि एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाएं। आप कोई अच्छा पॉजिटिव रास्ता ज़रूर निकालें। और ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े ही आके आपको वो सोल्यूशन दें, समटाइम्स अगर आप खुद से कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, राय ज़रूर लें, लेकिन अपने जो क्रिएटिव माइंड है ना उसको भी यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6, 6 हमने पढ़ लिए हैं वेज जिसकी वजह से हम जो है वो पीस को मेंटेन कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देते हैं। डू यू थिंक दैट इफ़ यू फॉलो दिस पॉइंट एनी वन वुड बी अनहैप्पी विद यू? नो, इसका आंसर आएगा एवरी वन विल बी हैप्पी विद यू। ठीक है, डू यू थिंक इफ़ यू फॉलो दिस पॉइंट एनी वन वुड बी अनहैप्पी विद यू? नो, ऑब्वियसली नो। सब आपसे खुश होंगे अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। और कन्फ्लिक्ट तो कहीं होना ही नहीं है अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी ज़रूरी है जो कि मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँ कि ये आपके साथ साथ दूसरों ने भी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो अप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि टीचर ने भी बच्चों के साथ या पेरेंट्स ने भी बच्चों के साथ जस्टिफाइड और जस्टिस और फेयरली डील करना है। ऐसा नहीं करना कि वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर दें। ठीक है जी, सोसाइटी जो है ना वो एक फ़र्द से नहीं हो रही, पूरे पूरे जो सोसाइटी के ईच एंड एवरी मेंबर है ना उन्होंने ये सारे रूल्स फॉलो करने, तभी जो है पीस एंड हार्मोनी कायम रह सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कैन कन्फ्लिक्ट बी टोटली अवॉइडेड, क्या हम इन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो।
लेट्स रीड कि यहाँ पे क्या बताया गया। अनफॉर्चुनेटली कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी टोटली अवॉइडेड। ज़ाहिर सी बात है, कन्फ्लिक्ट्स तो पार्ट हैं ज़िंदगी का। आपकी जब तक सांसें जुड़ी हुई हैं ना, तब तक कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रहेंगे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली कन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, टोटली अवॉइडेड। कन्फ्लिक्ट्स हम नहीं ख़त्म कर सकते। कन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल, ये नेचुरल पार्ट ऑफ अ लाइफ है। कन्फ्लिक्ट्स अराइजेज इन मोस्ट रिलेशनशिप एंड क्रिएट डिस्कम्फर्ट। कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हर रिलेशनशिप में होते हैं और कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं फॉर दोज इन्वॉल्व, बट दोज हु हैव लर्न टू डील विद दैम। लेकिन जिनको पॉजिटिवली डील करना आता है इन कन्फ्लिक्ट्स को, वो जानते हैं हाउ टू सॉल्व इट विद इन नो टाइम पीस में बी थ्रू बैक। और अगर आपको पता हो कि आपने इन कन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से डील करना है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप जो है वो पीस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी पिक्चर दिखाई गई है। ये पूरा जो है ना आपको अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है, और जहाँ पे कितने प्यारे प्यारे जो है ना डाइवर्स ग्रुप के लोग हैं, और वो सारे के सारे जो हैं हैप्पी हैं। आप इनके फेसेस देखें, इनके ड्रेसेस देखें, ये सब जो है वो डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ईच एंड एवरी वन इज़ हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ द पीस। अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती तो ये लोग जो हैं वो हैप्पी नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे जो एक बर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये जो बर्ड है वाइट कलर का जो बर्ड है, लेट मी हाईलाइट, ये दो बर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। इट इज़ कॉल्ड अ डव। द डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। अच्छा, ये जो होता है ये इसको अमन का निशान कहा जाता है। और यहाँ पे जो है हम कुछ मज़ीद फ्यू लाइंस पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, द डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, ये मैंने आपको बात बता दी है। हियर आर सम वेज टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? आई थिंक सो कि कन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए हर बंदे की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे उसी तरीके से डील करेंगे। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं। यू शुड हैव अ डिज़ायर टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज़। सबसे पहली सिचुएशन आ जाती है कॉम्प्रोमाइज़, वही जो मैंने 50-50 वाली बात बोली कि आधी आप अपनी बात रखें और आधी सामने वाले की रखें, तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सकता है। एंड नॉट वांट टू विन और एट ऑल कॉस्ट, यानी कि आपकी पूरी की पूरी जीत नहीं होगी, आधी जीत मिलेगी। आधी आपने सामने वाले को देनी है, आधी आपने खुद जीत लेनी है। ऐसा नहीं हो सकता। फुली आप सेल्फिश होकर सब कुछ नहीं ले लेंगे। अगर आप सब कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ही पॉइंट आ गया कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन निकाली। अंडरस्टैंड दैट कन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ यू टू सॉल्व टुगेदर। कन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ का मसला होता है और दोनों ने मिलके जो है वो उसको सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके, कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू सॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट। अच्छा जी, गुफ्तो शुनीद जो होती है, बातचीत जो होती है, बेस्ट वे है टू रिज़ॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट। मुंह फुला के, मुंह सुझा के बैठ जाएं और बोलें कि ये और वो, ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी आपकी खामोशी को नहीं पढ़ सकता जब तक कि आप अपने दिलो दिमाग की बात जो है वो सामने वाले को ना बताएं। ठीक है जी, बोलेंगे तो मसले को हल होगा, लेकिन बोलने में आपका मिजाज और आपका जो एटीट्यूड है वो काम होना चाहिए, गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू सॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट। बातचीत के ज़रिए आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी कन्फ्लिक्ट को जो है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं लिसन टू अनदर पर्सन फर्स्ट एंड देन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, टेक टर्न टू स्पीक। यानी कि आप पहले सामने वाले बंदे की बात सुनें, फिर आप खुद बोलें और सोच समझ के बोलें। जब आपका टेम्परामेंट थोड़ा एग्रेसिव नहीं होगा, कामली होंगे, तो आप डिसीजन भी राइट ले सकेंगे। फाइंड अ सोल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी इन्वॉल्व। जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो उस चीज़ को एग्री कर ले। मतलब आप वो सोल्यूशन सोचें जो कि सामने वाला उस पर मुत्तफिक हो जाए, एग्री हो जाए। Whenever you have a personal problem at school or at home, you can use the following problem solving method to find the solution। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने कुछ पर्सनल दे दिए हैं जिसके अंदर आपके अपने जो बच्चों के मसले चल रहे होते हैं, क्लास में तो बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, और डेफिनेटली घर पे भी आपकी फैमिली मेम्बर ही जानते होंगे कि कितने मसले आप लोग घर पे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप बहुत छोटे अभी एज ग्रुप के, इतने बड़े नहीं हुए, हार्डली 10 के भी नहीं हुए होंगे, लेकिन आपके मसले बहुत ज़्यादा हैं
और उन मसलों को बेटा आप ही लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, कोई दूसरा तीसरा आके नहीं सॉल्व करेगा। तो ये टॉपिक जो है ना ज़रा रिवाइंड करके दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात की जा रही है। इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 को हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या बात की जा रही है। स्टेप नंबर 1 में कहा जा रहा है डोंट लेट द प्रॉब्लम गेट वर्स, मसले को बढ़ाएं ना, मसले को और मज़ीद ख़राब ना करें। द लेस एंग्री यू आर, मैंने अभी जितनी दफ़ा कहा कि आपने काम रहना है, एग्रेसिव नहीं होना, आपने अपने गुस्से को कम रखना है। द ईज़ियर इट विल बी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बात को बढ़ाया ना करें। बहुत सारी सिचुएशंस में क्लास में तो बेतहाशा, यानी कि सुबह मॉर्निंग के फर्स्ट पीरियड से लेकर डिस्पर्सल टाइम तक आपके जो मसले होते हैं ना, मैं नहीं समझती कि कोई एक बच्चे से अगर छुट्टी टाइम ये पूछा जाए कि आप बिल्कुल काम नहीं रहे, आप कहेंगे नहीं, हमारे साथ तो 6-7 मसले ज़रूर हुए थे क्लास में, फ़लाना ने ये किया था, फ़लाना ने ये किया था, उसने ये किया था। टीचर्स, आपके कन्फ्लिक्ट टीचर से अलग हो रहे होते हैं कि उर्दू टीचर ने ऐसे किया था, मैथ्स की टीचर आई थी उन्होंने ऐसे किया था, इंग्लिश की टीचर ने ऐसे किया था। मतलब टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू टीचर कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे होते हैं और स्टूडेंट टू स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं आप लोगों के। किसी ने शार्पन डाल दिया, किसी ने पेंसिल ले ली, किसी ने पेंसिल चुबा दी, किसी ने कॉपी को ऐसे कर दिया। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं कि आपने इसको पीसफुली डील करना है, अपने आप को एग्रेसिव नहीं करना। और जितना आप इजीली इस चीज़ को लेंगे ना, उतनी ही आपको जल्दी आसानी से आपको उसके नताइज मिल सकेंगे। लेट द अदर पर्सन नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ अबाउट, और आप मौका दें, आप एहसास दिलाएं। सबसे पहले तो आप खुद से एहसास दिलाएं अपने दोस्त को, जिसने भी आपके साथ बुरा किया या बुरा हो रहा है आपके साथ, उसको एहसास दिलाएं कि यू आर फीलिंग बैड इन दैट सिचुएशन। बजाय पहले मुंह से बोलने के, आप पहले उसको एहसास दिलाएं कि यू हैव डन रॉन्ग विद योर फ्रेंड हैज़ डन रॉन्ग विद यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वॉट इज़ कॉजिंग द डिसएग्रीमेंट। ठीक है जी, आप लेट द अदर पर्सन नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ अबाउट, व्हाट इज़ कॉजिंग द डिसएग्रीमेंट। आप किस चीज़ से उस पर डिसएग्री हो रहे हैं, जो भी मसला है उसको एहसास दिलाएं। खामोश रह के दिलाएं, थोड़ा बहुत बोल कर दिलाएं, लेकिन प्यार मोहब्बत से बोल कर दिलाएं। डिस्कस ईच अदर व्हाट यू वांट और डज नॉट वांट। अच्छा जी, आप बताएं कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी स्टेशनरी शेयर करना पसंद नहीं होता, वो नहीं चाहते कि उनकी कोई बुक भी यूज़ करे। ठीक है, आप पर्सनली नो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर तक को बुक देना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारी बुक तो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपको पता है कि आपका दोस्त आप अपनी चीज़ें नहीं शेयर करवाना चाहता, तो वाई यू आर वरी टू टेक बुक फ्रॉम दैट स्टूडेंट। आप क्यों चाहते हैं कि आप उसी बच्चे से बुक लें जो कि देना ही नहीं चाहता। आप चीज़ों को खुद से रेक्टिफाई करें, जानें। उसके बाद क्या है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन निकालें। यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग को यूज़ करें, नॉट योर हैंड्स। हाथों को यूज़ ना करें, ब्रेन को यूज़ करें। खामोश रह के बताएं, थोड़े बहुत अल्फाज में उसको बताएं प्यार मोहब्बत से कि आई एम फीलिंग बैड इन दैट सिचुएशन, आप काइंडली मेरे साथ ऐसा ना करें। आप बोल सकते हैं। आप टीचर के पास जाने के बजाय खुद से पहले उस चीज़ को कामली डील करें। अगर आपसे चीज़ें मैनेज होती हैं, और डेफिनेटली होंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस चीज़ को कामली डील करें और आपको नताइज अच्छे ना मिले, ज़रूर होंगी। बोथ ऑफ यू शुड थिंक पॉजिटिवली। आप दोनों पार्टीज़ ने पॉजिटिवली सोचना है। गिव द अदर पर्सन अ चांस, और एक मौका ज़रूर दें अपने दोस्त को। और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में करना है चूज़ द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन बोथ एग्री। ठीक है जी, 5 स्टेप्स हैं। मैं ये समझती हूँ कि इन 5 स्टेप्स में अगर 3 ऊपर के 3 भी अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका मसला हल हो जाएगा। आपको बाकी के नीचे के स्टेप्स पे भी आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये चीज़ बहुत ठंडे मिजाज से, आप ये चीज़ अगर लेस एग्रेसिव रह के अगर आप चीज़ों को हैंडल कर लेना, तो सामने वाला बंदा जो है ना, आपको आपका वो मसला क्या, आपके आने वाले 2-3 मसले भी वो सामने वाला बंदा हल कर देगा, अगर आप उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो। यहाँ पे जो है वो हमारा चैप्टर गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स कंप्लीट हो जाता है।
कुछ लर्निंग चेक्स आ गए हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसका टॉपिक 3 जो है वो तो कंप्लीट हो गया है, गेटिंग अलोंग विद अदर्स। इसके साथ साथ हमने द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीज़न भी पढ़ लिया, ह्यूमन राइट्स भी पढ़ लिए, और आज हमने गेटिंग अलोंग विद अदर्स भी कर लिया है। ठीक है जी। इसके इस वाले टॉपिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीस एंड कन्फ्लिक्ट। हमने बहुत डिटेल में पीस एंड कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको एक दफ़ा वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। पीस एंड कन्फ्लिक्ट पेज नंबर 7 में था, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको पीस और कन्फ्लिक्ट क्या है। व्हाट बिहेवियर एंड एक्शन कैन हेल्प अस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। कौन सा बिहेवियर और कौन से एक्शन, हमारा बिहेवियर और एक्शंस क्या होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है कि गुस्सा नहीं करना, और जो है ना कामली रहकर आपने जो है वो अच्छे से करना है। और एक्शंस कौन कौन से ले सकते हैं आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन निकालेंगे। कैन हेल्प टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट इन आर डेली लाइफ, और डेली लाइफ के अंदर जो करना है हमने बहुत डिटेल विद एग्जाम्पल्स इसको शेयर किया है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कन्फ्लिक्ट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक हो तो बताए जाएं। यहाँ पे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कन्फ्लिक्ट्स के। ठीक है जी। सबसे पहले तो यही है कि आपका जो क्या कहते हैं डिसीजंस होते हैं वो रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं जब आप जो है कन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, आप अनहैप्पी हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आप अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, और आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। चीज़ें आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। सोसाइटी जो है उसमें आपका इम्पैक्ट जो होता है वो बुरा होना शुरू हो जाता है। देयर आर सो मैनी कन्फ्लिक्ट्स। आप इसको ट्राई टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आप बुक से हेल्प ले लीजिएगा। बुक में ये पेज 7 पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन आप इसको अपने वर्ड्स में बुलेट्स में लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा, नंबरिंग डाल के लिखिएगा डिसएडवांटेजेस को, नॉट इन अ पैराग्राफ। अच्छा जी। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, नो टू पीपल आर अलाइक। ठीक है जी। इसको आप डिफ़ाइन कर दीजिएगा। हाउ इज़ डाइवर्सिटी अपेरेंट इन अ सोसाइटी, किस तरीके से आती है। तो जी इसके ज़रिए न्यू आइडियाज़ मिलती हैं, न्यू बिज़नेस, न्यू जॉब्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो कि हमें सोसाइटी को हेल्प करते हैं। व्हाट इज़ टॉलरेंस इम्पॉर्टेंट फॉर अ पीसफुल सोसाइटी। जो टॉलरेंस है, जो बर्दाश्त है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है फॉर अ पीसफुल सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक पुरअमन सोसाइटी के लिए टॉलरेंस क्यों ज़रूरी है। तो टॉलरेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों के ओपिनियन को, वी नेचुरली गेन रिस्पेक्ट, और इससे क्या होती है कि आपकी जो सोसाइटी होती है वो पीसफुल बन जाती है। पीपल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन अ सोसाइटी को। एक अच्छी सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है। अच्छा, उसके बाद कुछ, ये तो आपके 5 जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, और कुछ जो हैं आपके क्या कह लें हम, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि जर्नल हैं। डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा हम इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर टीचर। अपने टीचर के साथ डिस्कस करें अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्सप्लेन अबव। आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, या पेरेंट के डिस्कस विद योर टीचर अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्सप्लेन अबव। अच्छा जी, आपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि किस तरीके से आपने जो 5 स्टेप्स बताए गए थे उसमें रहते हुए आपने किसी मसले को सॉर्ट आउट किया हो। तो आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, घर में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपने डिस्कस करने से ये होगा कि आपको चीज़ें मेमोराइज रहेंगी, और जब कभी भी कन्फ्लिक्ट होगा तो आप क्विकली इन स्टेप्स को जो है वो रिकॉल करके अपने कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ ओनली 1 कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है एंड 3 स्टूडेंट्स need to use it to complete their assignment. Apply the problem solving method. Create a flowchart to show the steps to resolve this problem. एक कंप्यूटर है, बच्चे स्टूडेंट्स 3 हैं। अब आप इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। देखें जी, पहला वाला स्टेप था कि आपने क्या करना है, मसले को समझना है। ठीक है ना। आपकी प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर एक है, बच्चे 3 हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, आपने गुस्सा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करना। पहली बात तो ये, आपने क्या करना है,
आपने टाइम स्लॉट बना लेना है इसके अंदर। जैसे आपको प्रीवियसली बताया गया था कि अगर सपोज़ करें आपके पास 30 मिनट्स हैं तो आप 10 10 मिनट्स दे दें। आप कह सकती हैं कि 10 मिनट्स आप यूज़ कर लें, 10 मिनट्स आप यूज़ कर लें। तो 10 10 मिनट्स अगर कर देंगे तो 3 बचे हैं तो 30 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आप अपने फ्रेंड से सजेशन ले सकते हैं, वो कोई आपको टिप दे सकते हैं, या ये कि आप साथ मिलकर भी असाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कर लें। तो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ़्लो चार्ट्स बन सकते हैं जिसके अंदर हर किसी का ओपिनियन आ सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो वे होगा ना वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो फ़ैसला सुना दिया कि 10 10 मिनट यूज़ करना है और वो सामने वाले दोनों बच्चों ने मान लेना है। हो सकता है वो आपको कोई दूसरा सजेशन दे दें, वो ये भी कह सकते हैं आओ मिलकर साथ प्रोजेक्ट कर लें। तो आपने इसको अपने तौर पे डिज़ाइन करके, स्केच आउट करके बताना है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, लेट मी, अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ डाइवर्स ग्रुप पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ethnicities and races from around the world. Make a collage of these pictures in your notebook. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आपकी जो वर्ल्ड है उसके अंदर डिफरेंट जो भी डाइवर्स ग्रुप के जो लोग रह रहे हैं तो उनकी आपको पिक्चर, उनकी आपको ट्रेडिशंस के बारे में पता होना चाहिए और उनकी लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, उनका खाना पीना कैसा है, उनकी ड्रेसिंग कैसी है और उनका स्टाइल ऑफ लिविंग कैसा है, उनकी घरों की जो क्या कहते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग होती है वो किस तरह की हुई हुई है। आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, आप इसको अगर एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कोलाज बनाकर आप अपने सोशल अकाउंट्स पे भी शेयर कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप अपनी नोटबुक पे लगाएं, क्योंकि टीचर्स तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करवाएंगी। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि माइट बी कि आप लोगों को इसमें प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए और इस तरह के जो आप प्रैक्टिकल टास्क कर रहे होते हैं ना, उससे आपके टॉपिक आपको बहुत अच्छे जो है ना आपको आप याद रहते हैं और आपके माइंड में जो है ना वो अच्छे से जो है ना जहन नशीन हो जाते हैं आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वेज यू कैन मेंटेन पीस इन योर होम, स्कूल और नेबरहुड। अच्छा, लिस्ट बनानी है कि किस तरीके से आप घर में, स्कूल में और नेबरहुड में। देखिए जी, घर में तो आपने अपनी मम्मा पापा का कहना मानना है तो आपको पीस मिलेगा। वो बड़े हैं, आपको उन्हीं के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना है। उन्होंने जो टाइम आपके रात में सोने का रखा है आपने उस टाइम सो जाना है। मम्मा जब आपको बोले खाना खाना है, नाश्ता करना है, खेलने का जो टाइम है, जो आपकी मम्मा ने जो स्केच आउट किया हुआ होगा ना, आप उनसे कहीं ना कहीं लीनियंसी ले सकती हैं कि मम्मा देखें मुझे आज जो है वो थोड़ी देर देर तक जागना है, आज वीकेंड है। तो अब वो आप उनसे आर्ग्यूमेंट करके, नॉट इन आर्ग्यूमेंट बल्कि आप उनसे डिस्कस करके जो है ना वो आप एग्री कर सकते हैं। स्कूल में आपके जो स्कूल के जो सेक्शन हेड्स हैं, टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं ना आपने वो फॉलो करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से तो रूल नहीं बना सकते। बाकी नेबरहुड, आपने अपने नेबरहुड में जो दोस्तों वगैरह से जो आपकी अपने कुछ लाइन ऑफ होते हैं ना, हर बच्चे के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसको बना के आपने डील करना है। वैसे तो जेन्युइन जो है वो यही है कि आप लोगों ने जो है वो कामली बात करनी है, अच्छे एटीट्यूड से करनी है। जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा होते देखें तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन निकाल लें। यहाँ पे ये जो है हमारा यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक भी कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 कवर करेंगे। अब अपना यहाँ पे बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।